In the name of Allah, who is the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum to all of you. कैसे हैं आप सब? Hope so people are doing well and enjoying a very happy and healthy life. Dear students, this is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. आज का जो हमने सब्जेक्ट डिस्कस करना है वो वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, उसको डिस्कस करना है। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड क्या होती है, उसके साथ लिटरेचर है जी। लिटरेचर क्या होता है, यू नो वेरी वेल। लिटरेचर के अंदर ना कुछ टाइप्स आ जाते हैं, कुछ जॉनरास आ जाते हैं। जिस तरह नॉवल कह लें, ड्रामा कह लें, प्ले कह लें, शॉर्ट स्टोरीज कह लें, फिक्शन कह लें या पोइट्री कह लें। ये सारे लिटरेचर को पढ़ने के या लिटरेचर की टाइप्स या लिटरेचर के जॉनरास है जिनके जरिए हमें पढ़ी हुई लिखी हुई चीजें यहाँ तक पहुंचती हैं। हमारा वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर जो एक यॉनरा था फिक्शन, वो मुकम्मल हो चुका है। आज हमने दूसरा यॉनरा डिस्कस करना है, दैट इज पोइट्री। पोइट्री बेसिकली लिटरेचर का सबसे पहला यॉनरा है, क्योंकि लिटरेचर का जो आगाज हुआ था वो शायरी से ही हुआ था, पोइट्री से। पोइट्री होती क्या है, अब हम पहले यहाँ से स्टार्ट लें। पोइट्री क्या होती है? पोइट्री बेसिकली एक ऐसी अदबी इस्लाह है, एक ऐसा लिटरेचर है जिसके अंदर हम खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही खूबसूरत शानदार रिफ्लेक्टिव अल्फाज का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम अपने इमोशंस, अपने एटीट्यूड, अपनी फीलिंग्स, अपना आइडियाज ये लोगों को बता रहे होते हैं, या कुछ ऐसा बताना चाहते हैं शॉर्ट अल्फाज में कि उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। गहराई में जब हम बात करना चाहते हैं लेकिन अल्फाज कम करेंगे, लेकिन वो अल्फाज खूबसूरत ऐड करेंगे, तो वो हमारी पोइट्री बने। सो बेसिकली आज हमने पोइट्री को डिस्कस करना है। जो शायरी लिखता है वो शायर होता है और शायर को पोइट कहते हैं। सो द पोइट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द वेरी इफेक्टिव, द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी का सबसे कमाल का, सबसे खूबसूरत, सबसे बासर, सबसे मोटिवेटेड शायर आज हमने डिस्कस करना। इसका नाम क्या है जी? सो द पोइट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पैब्लो निरोडा। जी, आज हमने जिसको डिस्कस करना है उसका नाम है पैब्लो निरोडा। पैब्लो निरोडा का असल नाम क्या है? हिज रियल नेम इज रिकार्डो एलिजियर नेफ्टाली रेज डेसोएल्टो। इट इज इट इज हिज रियल नेम। ये जी इसका बाय बर्थ जो नाम रखा गया था वो ये रखा गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब इसने राइटिंग की, इसने अपना पेन नेम चेंज किया, पेन नेम के बाद वही इसका नाम पैब्लो निरोडा चलना शुरू हो गया। अब पैब्लो निरोडा कौन था, इसकी बायोग्राफी देखेंगे, फिर इसके वर्क को डिस्कस करते हैं। पैब्लो निरोडा वाज बोर्न इन 1904। 1904 को इस बंदे की पैदाइश होती है, एंड ही डाइड ऑन 1973। और 1973 के अंदर इस बंदे की मौत हो जाती है। इसकी मौत के दो रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। जो हमें लिखा हुआ रेफरेंस मिलेगा वो ये मिलेगा कि ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। इसका दिल जो काम करना वो बंद कर गया था, जिसकी वजह से इस बंदे की मौत हो जाती है। लेकिन अगर गहराई में हम इस बंदे के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ही वाज इंक्लूडेड इनटू पॉलिटिक्स। सियासी एक बंदा था, सियासी फिगर था। तो किसी दूसरे सियासी बंदे ने डॉक्टर की मदद लेके इसका कत्ल करवाया था, मर्डर करवाया था। एक हमें इसकी मौत का पहलू ये भी मिला। क्या जी, इट इज अनदर थिंग, वो और चीजें, लेकिन ये पॉइंट इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। बाय प्रोफेशन ही वाज अ राइटर, ही वाज अ पोइट एंड ही वाज अ पॉलिटिकल फिगर। लिखारी था, शायर था और एक सियासत में अहम फिगर ये समझा जाता था। हिज फादर वाज अ रेलवे सर्वेंट, रेलवे के अंदर काम किया करता था, एंड हिज मदर वाज अ टीचर। और इसकी जो माँ थी वो एक उस्तानी थी। जैसे इसकी बर्थ होती है 2 महीनों के बाद, राइट आफ्टर 2 मंथ्स, इसकी जो माँ होती है उसकी मौत हो जाती है जी। राइटर की, पोएट की माँ जब 2 महीने का होता है तब उसकी मौत हो जाती है। इसकी जो बर्थ होती है वो होती है लैटिन अमेरिका के अंदर। लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की वेस्ट के अंदर एक कंट्री है जिसको चिली के नाम से जाना जाता है। तो चिली के अंदर इसकी पैदाइश हुई थी। सो ही इज नोन एज चिलियन पोइट एज वेल। तो ये चिलियन पोइट भी कहलाता है। हिज फादर वाज टोटली अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन टू पोएट्री और टू राइटिंग। इसका जो बाप था वो इसकी राइटिंग के, इसकी पोएट्री के टोटली तौर पे अगेंस्ट था। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस तरह का काम करे।
लेकिन इसका एक दोस्त था जिसने इसको इनकरेज किया, जिसने इसको हिम्मत दी कि भाई यू आर डूइंग वेल, आप अच्छा लिख रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसने इसी चीज को कंटिन्यू रखा और कमाल का लिख दिया भैया जी। आखिरकार गया, किस तरह आखिर किया, व्हेन ही वाज जस्ट 10 years old, 10 साल का बंदा हो, बच्चा हो, और वो अपनी पहली राइटिंग को पब्लिश करवाए, तो भाई उस पर्सनैलिटी के अंदर कोई तो चीज पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी। 10 साल का हो और राइटिंग पब्लिश करवा दे, तो भाई जहन ये चेक करे कि उसने दुनिया को किस अक्स के साथ देखा होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, वैसे वैसे राइटिंग इफेक्टिव होती गई, राइटिंग ज्यादा होती गई। 12 साल की उम्र में करवाई, 13 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र, 19 साल की उम्र में इसके इस तरह कुछ वॉल्यूम्स पब्लिश करवाता गया। इन 1949 और 1950, 1949 के अंदर या 1950 के अंदर, ही पब्लिश हिज वन ऑफ द फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स का एक बुक पब्लिश करवाता है जिसको कहा गया कैंटो जनरल। ये एक बुक ऑफ पोएम्स है, सॉरी, पोएम्स की एक सीरीज है इस बुक के अंदर जिसको कैंटो जनरल कहा है। कैंटो कहते हैं सॉन्ग को या गीत को, जनरल कहते हैं द सॉन्ग विच इज फॉर एवरीवन, वो गाने वो गीत जो सबके लिए ही इक्वल हो, उसको कैंटो जनरल कहते हैं। अब इस कैंटो जनरल के अंदर अराउंड 300 और 300 प्लस पोएम्स है। उन पोएम्स में जो सबसे पहली पोएम है, उस पोएम का नाम है अमोर अमेरिका। दिस इज द ओपनिंग पोएम, दिस इज हिज फर्स्ट पोएम, अमोर अमेरिका। इसने जो राइटिंग की थी वो टोटली तौर पे स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर की थी। ये जो आपको टाइटल नजर आ रहा है ना पहली नज्म का, अमोर अमेरिका, बेसिकली ये भी स्पेनिश के अंदर ही है। अब इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, अमोर अमेरिका मीन्स लव अमेरिका, मुझे अमेरिका से मोहब्बत है, या लव फॉर अमेरिका, मुझे अमेरिका से मोहब्बत है। ये इस टाइटल का मीनिंग बनता है। अब इस टाइटल के बारे में आप देखेंगे कि जब हम इस तरह के फीलिंग्स शो कर रहे थे कि भाई मुझे किसी चीज़ से मोहब्बत है, तो इट मीन्स कि उस चीज़ के साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से हमें उससे मोहब्बत होगी। फॉर एग्जाम्पल जी, अगर अब हमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्शन हो रही होगी या मोहब्बत हो रही होगी ना फ़लस्तीन पे आ रही होगी, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो उनसे हमें मोहब्बत हो रही है, उनसे हमें लव हो रही है। तो किसी के साथ अगर बुरा होता है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादती होती है, तो हमारे दिल में ना उसके लिए अफेक्शन आना शुरू हो जाती है, फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप टाइटल देखेंगे लव अमेरिका, तो अमेरिका के साथ ऐसा क्या हुआ था कि भाई आप ऐसा टाइटल देने पे मजबूर हो गए, या आप अपनी इस तरह की फीलिंग्स को शो करना शुरू हो गए। तो इस टाइटल को समझने के लिए वी मस्ट हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करने के बाद हम आपकी इस पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जी, अगर आपको बताया था, सॉरी, अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कॉलोनियलिज्म का, तो आपको पता चलेगा कॉलोनियलिज्म का जो आगाज हुआ तो वो 15th सेंचुरी से हो चुका था, जब यूरोपियन कंट्रीज जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू कर दिया था। एक चीज ये ज़हन में रखें कि इसके अंदर आपको कॉलोनियलिज्म के एस्पेक्ट भी नजर आए। दूसरी चीज हमें एक बात पता चलती है कि भाई अमेरिका एक बंदे ने डिस्कवर किया था जी। डिस्कवर और इन्वेंट, ये कुछ ना करीब करीब के वर्ड्स हैं। डिस्कवर दरियाफ्त करना, इन्वेंट इजाद करना, इनमें थोड़ा सा जो माइनर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरियाफ्त करने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी खोज, उसका पता ना लगाया गया हो। जब उसकी खोज लगा ली जाएगी, पता लगा लिया जाएगा, तो वो डिस्कवरी होगी। इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट जो हमारे पास इन्वेंट है, इजाद करना, इजाद जो चीज़ की जाती है उसका पहले से वजूद, पहले से एग्जिस्टेंस वजूद नहीं होती। जैसे हम मोबाइल फ़ोन ले लें, ये एक इन्वेंशन है क्योंकि इससे पहले मोबाइल फ़ोन इजाद नहीं किया गया। अमेरिका पहले से मौजूद था, किसी बंदे ने उसको दरियाफ्त किया। वो बंदा कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज द मैन हु डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1462। 1462 के अंदर वो अमेरिका को डिस्कवर करता है। कब करता है, कैसे करता है, थोड़ा सा वो देख लीजिए। आपको बताया कि कॉलोनियलिज्म के अंदर जो ब्रिटिश ने रुक किया था वो बड़े सगीर के अंदर किया था फॉर द सेक ऑफ ट्रेड। और एशिया के मसाले बहुत मशहूर थे, स्पाइसेस, तो इसकी गरज से ना लोग यहाँ का रुख करते थे। क्रिस्टोफर ने भी एशिया का ही रुख किया था, वो बेसिकली एशिया आना चाहता था, लेकिन उसके शिप ने कुछ रास्ता ही इस तरह का इख्तियार कर लिया कि उन्होंने जो रुख कर लिया वो सॉरी अमेरिका की तरफ वो चले गए।
तो वो जो जिस जगह पे सबसे पहले जाके रुके ना, तो वो साउथ अमेरिका की जगह, साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। जब ये वहां पे पहुंचे तो इनको वहां पे तीन ट्राइब्स मिले, तीन कबीले मिले। एक इनको मिला इनका, दूसरा इनको मिला माया, चौथा इनको मिला एज़टेक। ये तीन कबीले वहां पे नेटिव अमेरिकन थे जो सबसे पहले वहां पे मौजूद थे। तो इनको पता चल गया भाई यहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो उन्होंने इस चीज को दरियाफ्त कर लिया। जब दरियाफ्त किया, पीछे दूसरे लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे लोग भी रहते हैं, यहाँ पे जमीनें भी है, यहाँ पे इस तरह की चीजें भी मौजूद है, तो लोगों ने अमेरिका की तरफ रुख करना शुरू कर लिया। 15वीं सदी चल रही थी, 15वीं सदी से कॉलोनियलिज्म शुरू हो चुकी थी। तो यूरोपियन जो कंट्रीज थी, यूरोपियन जो ब्रिटिश लोग थे, वो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके थे। तो साउथ अमेरिका की तरफ जिस कंट्री ने रुख किया तो वो स्पेन थी, स्पेनिश थे। स्पेनिश को जब पता चला कि अमेरिका नामी जगह यहाँ पे मौजूद है, तो वो यहाँ आए, यहाँ पे कॉलोनियलिज्म स्टार्ट कर। जब आपको पता है कॉलोनियलिज्म हो तो हालात क्या होते हैं, पूरी की पूरी सोच, पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरा का पूरा कल्चर बदल के रख दिया जाता है। लोगों पे इतना जुल्म किया जाता है, लोगों की इस तरह की हालात कर दिए जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि भाई ये क्या, ये पहले इस तरह के थे, अब इस तरह क्यों है, समझ ये चीज नहीं आती। तो स्पेनिश आए, यहाँ पे लोगों के ऊपर जुल्म किया, ज्यादती की, जो कुछ भी था वो अपने कब्जे में ले लिया और उनकी हालत चेंज कर के रख दी। अब ये जो टाइटल है बेसिकली अमोर अमेरिका लव अमेरिका, इसके अंदर अमेरिका के बारे में ही बताया गया, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के बारे में नहीं बताया गया। साउथ अमेरिका के उन लोगों के बारे में बताया गया जो स्पेनिश कंक्वेस्ट से पहले मौजूद थे, जो अमेरिका दरियाफ्त होने से पहले मौजूद थे। उनकी जो जगह थी, प्लेसेस थे, उनकी जो रीत थे, रवायत थे, नेचुरल ब्यूटी थी, वो हर एक चीज भैया जी इस पॉइंट के अंदर उसने बता दी। पैब्लो नेरुदा ने बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक एक पॉइंट को, एक एक चीज उसने बड़ी ही गहराई के साथ डिस्कस किया। अमेरिका के लोगों के बारे में, अमेरिका की तहजीब के बारे में, और कुछ मैसेजेस मिलते हैं, कुछ जुल्म मिलता है कि किस किस तरह से चीजें उनके साथ डिस्कस की गई। तो ये था जी पॉइंट का और पोएट का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पॉइंट की तरफ कि असल में क्या क्या बातें की गई। सो हियर वी गो जी। तो पॉइंट का आगाज होता है ओपनिंग लाइन से। ओपनिंग लाइन क्या लिखी हुई है, हम इंशाल्लाह एक एक लाइन को विद मीनिंग्स, एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, वो ध्यान से सुनते जाइएगा। बिफोर द विग एंड द रॉब, ये फर्स्ट लाइन है आपके लव अमेरिका की पहली लाइन। बिफोर पहले, द विग, विग ये जो बाल पे पहनते नहीं है, एंड रोब, रोब कहते हैं चोगा, जो ये अबाया टाइप मेल हजरात पहनते हैं, उसको रोब कहते हैं। विक एंड रोब बेसिकली इज द आइडेंटिटी, इज द सिंबॉलिक ड्रेस ऑफ स्पेन। जो स्पेन लोग यहाँ पे हुकूमत करने आए थे, कॉलोनाइजेशन करने आए थे, ये उनकी एक आइडेंटिटी है, उनका सिंबॉलिक ड्रेस है कि वो सर के ऊपर एक बालों वाली टोपी पहना करता है जिसको विक कहते हैं, और लंबा ड्रेस पहना करता है जिसको रोब कहते हैं। कि भाई स्पेन के लोगों से कॉलोनाइजेशन से पहले की बात है। देयर वर रिवर्स, यहाँ पे दरिया हुआ करते थे। देयर वर ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे छोटे दरिया भी हुआ करते थे, नदी नालियां भी हुआ करती थी। ट्रिब्यूटरीज वादी को भी कहते हैं, नदियों को भी कहते हैं। देयर वर ग्लेशियर रेंजेस, ग्लेशियर बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, रेंजेस सिलसिले, बर्फ के पहाड़ों के सिलसिले। अब खूबसूरती बताई जा रही साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका किस तरह का नजर आता था। ऑन हॉर्स, जिसके ऊपर, जिस पहाड़ों के ऊपर, जैग्ड, जैग्ड कहते हैं नोकीले, वो चीज जो नोकदार होती है। क्रेस्ट, क्रेस्ट कहते हैं चोटी को, पहाड़ की जो चोटी होती है ना उसको क्रेस्ट कहते हैं। कि भाई यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे जिनकी जो चोटी हुआ करती थी वो नोकदार हुआ करती थी। कौंडर, कौंडर कहते हैं, गिद्ध को भी कहते हैं, और ये पहाड़ी जो परिंदे होते हैं ना उनको भी कहते हैं पहाड़ी परिंदा, कंडोर। जिस तरह हमारे यहाँ औकाब कह लें, बाज कह लें, तो जो इन इलाकों में पाए जाते हैं उनको ना कंडोर कहते हैं। एंड स्नो, और बर्फ, सीम्ड नजर आती है, अटरली मुकम्मल तौर पर, स्टिल साकन, सुकून में। मीन्स के दरिया देखें, नदी नाले देखें, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ देखें, यहाँ के परिंदे देखें, यहाँ की बर्फ देखें, आपको हर एक चीज सुकून के अंदर नजर आएगी। कोई जुल्म नहीं, कोई सितम नहीं, कोई ज्यादती नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मसला, कोई मसाइल नहीं। हर एक चीज सुकून के अंदर, मजे के अंदर नजर आएगी। देयर वर फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको जंगल नजर आएंगे। एंड रेन, और बारिश नजर आएगी। देयर वाज थंडर, थंडर, और यहाँ आपको बादल भी नजर आएंगे। येट अननेम्ड, लेकिन हर एक चीज भैया जी
बेनाम नजर आएगी, अननेम्ड नजर आएगी। हर एक चीज बेनाम नजर आएगी। इतनी खूबसूरत चीजें होने के बाद भी उन लोगों की आइडेंटिटी, उन लोगों की एग्जिस्टेंस, उन लोगों की शनाख्त नहीं बनी थी, अननेम्ड थी। देयर वाज द प्लानिटरी देयर वाज द प्लानिटरी प्लानट से निकला, प्लानट कहते हैं सियारे को, जिस तरह जमीन एक सियारा। यहाँ जमीन के साइज के प्लेन्स, मैदान हुआ करते थे। यहाँ जमीन के जितने बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा। अब इस फर्स्ट स्टैंजे के अंदर देखिए नेचुरल ब्यूटी की बात की गई है, साउथ अमेरिका की खूबसूरती के बारे में बात की गई कि यहाँ पे दरिया हुआ करते थे, यहाँ पे नदी नाले हुआ करते थे, यहाँ पे ग्लेशियर हुआ करते थे, यहाँ पे बड़े बड़े परिंदे, हर एक चीज बड़े सुकून के अंदर नजर आया करती थी। वंस, माजी की बात, एक दफा, मैन वाज अर्थ, आदमी जमीन हुआ करता था। अब एजल और एक बर्तन हुआ करता था। जमीन से मुराद मट्टी, के आदमी मट्टी के अंदर खेती बाड़ी किया करता था, मट्टी के अंदर ही रहा करता था, मट्टी के अंदर ही जिंदगी गुजारा करता था। जिस तरह मट्टी सुकून में होती है उस तरह इंसान भी सुकून में था। इंसान मट्टी थी, मट्टी इंसान था। एन आईलेट, आईलेट कहते हैं पलक को। कास्ट तश्कील दी गई, बनाई गई। फ्रॉम ट्रैम्बलिंग मड, ट्रैम्बलिंग कहते हैं कांपती हुई, लर्जती हुई। मड मट्टी, जो इंसान की पलक है वो कांपती हुई मट्टी से बनाई गई। मट्टी कांपे, जिस तरह पलक नहीं कांपती, इस तरह मट्टी भी कांपती, तो उसी से पलक बनी। आ शेप, फिर इस कांपती हुई पलक को एक शक्ल दी गई, क्ले मट्टी से शक्ल दी गई, मीन्स के इंसान बनाया गया। हैड अज्यूम्ड, वो इख्तियार में आई, वो बनाएगी। पहले इंसान की शक्ल बनी, इंसान की शक्ल के बाद पूरा का पूरा इंसान बन गया। अब हम किसके बने हुए हैं? मट्टी के ही बने हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इंसान की शक्ल बनी, ही वाज अ कैरब जग, कैरब कैरेबियन से निकला है, कैरब जग एक कौम का नाम, कि वो एक कैरब का जग बना। अ चिचबा स्टोन, वो एक चिचबा कौम का पत्थर बना। एंड एक एम्परर्स कप, बादशाह का प्याला बना। और अगेट, और एक कीमती खूबसूरत अकीक का पत्थर बना, जिसको एराकॉन कहते हैं, वो एराकॉन बना। अब इंसान की शक्ल बनी, इंसान मट्टी से बना, मट्टी से बनने के बाद उसने पावर हासिल की। कोई कहाँ किस स्टेटस पे कला चला गया, कोई किस स्टेटस पे चला गया, कोई किस स्टेटस पे चला गया। कैरिब जैक का मतलब गरीब लोग जी, चिचबा स्टोन पत्थर दिल लोग, एम्परर्स कप अमीर लोग, बादशाह लोग, और अगेट कीमती लोग। मीन्स के जब इंसान मट्टी से बन गया तो उस दुनिया के अंदर आया और उसने डिफरेंट स्टेटस हासिल कर ली। ही हैड बीन टेंडर, टेंडर कहते हैं नरम दिल, वो नरम दिल भी रहा, इंसान नरम दिल भी रहा। एंड ही हैड बीन ब्रूटल, और नरम दिल के साथ साथ वो जालिम भी बना रहा। बट लेकिन ऑन द मॉइस्ट, जालिम किस पे बना रहा? ऑन द मॉइस्ट, जब उसने गीला किया, मॉइस्ट कहते हैं नम करना, क्रिस्टल साफ चीज को। हिल्ट, हिल्ट कहते हैं किसी भी चीज का जो दस्ता होता है, तलवार या छुरी का जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसको हिल्ट कहते हैं। ऑफ हिज ब्लेड, अपनी तलवार का, जब उसने अपनी तलवार का हिस्सा गीला किया, दस्ता गीला किया, तब उसने जुल्म किया, मीन्स के जंग की, खून खराबा किया। द अर्थ ऑन्स इनिशियल वर रिटर्न, और ये सब कुछ जमीन के ऊपर ही हुआ, इसका जमीन के ऊपर ही आगाज हुआ। जमीन खूबसूरत थी, खूबसूरत जमीन ने लोगों को जन्म दिया, लोगों को जन्म दिया, डिफरेंट स्टेटस मिले, डिफरेंट स्टेटस मिलने के बाद उन लोगों ने इस जमीन के ऊपर जुल्म का आगाज किया। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, नन कुड, कोई भी ना, रिमेंबर देम, याद रख सका, इसके बाद कोई भी बंदा ना याद रख सका। दे वर फॉरगॉटन, वो सब के सब लोग भूल गए, हर एक चीज भूल गए। यहाँ की खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी को, यहाँ के लोगों को, एवरीथिंग वॉज फॉरगॉटन बाय द विंड, एक हवा की तरह। जिस तरह हवा है और एक ही झटके में सब कुछ ले जाती ना, इस तरह जो स्पेन के लोग आए थे वो एक ही झटके में यहाँ की सकाफत को, यहाँ के रवायात को अपने साथ उड़ा के ले गए। द लैंग्वेज ऑफ वाटर, पानी की जुबान। इंटोम्ड, वो भी दफन कर दी गई, इनकी जो जुबान थी वो भी दफन कर दी गई। मीन्स के ये जो साउथ अमेरिकन लोग थे, जब कॉलोनाइजेशन का आगाज हुआ तो जुबान उनकी दफन कर दी। द कोड्स, इनके राज, इनके रवायात, इनकी सकाफतें, मिसलेड, वो भी खो गई, वो भी गुम हो गई। और फ्लडड, या बह गई, डूब गई, इन साइलेंस, खामोशी में, और ब्लड, या खून में। मीन्स के यहाँ पे कॉलोनाइजेशन के एस्पेक्ट बताए गए कि हर एक चीज़ भूल गई, कोई भी चीज़ याद नहीं रही। उनकी हिस्ट्री चली गई, उनकी जुबान चली गई, उनके राज चले गए, उनके रवायात खून में सारी की सारी बह गई। नेक्स्ट चीज देखिए जी, क्या
हमें देखने को मिलता है लाइफ वॉज नॉट लॉस, लेकिन जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। माई ग्रासलैंड ब्रदर्स, मेरे हम वतन भाइयों, मीन्स के वो जो नेटिव थे साउथ अमेरिकन, ये पोएट उन्हीं को मुखातब करके कह रहे कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, जिंदगी खत्म नहीं हुई मेरे भाइयों। बट इन द फॉरेस्ट, जंगल में जाके देखो वही खूबसूरती नजर आएगी, जंगल में जाके देखो वही फितरत नजर आएगी, जंगल में जाके देखो ऐसा ही नजारा तुम्हें नजर आएगा। लाइक अ वाइल्ड रोज, एक जंगली गुलाब की तरह। अब जंगली गुलाब देखेंगे ना, छोटा होगा, खिलेगा, खूबसूरती देगा, फिर मुरझा जाएगा, खिलेगा, फिर मुरझा जाएगा। इस तरह की जिंदगी के ये पहलू चलते ही रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहते हैं, कॉलोनाइजेशन आती रहती हैं, लेकिन कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। कोई ना कोई, कोई बागी, कोई रेबल खड़ा होता है, वो इन तमाम चीजों को खत्म कर देता है। क्रिम्सन, क्रिम्सन कहते हैं गहरा खून, सुर्ख रंग का जो गहरा खून होता है उसको क्रिम्सन कहते हैं। ड्रॉपवेल, वो हमारे ऊपर जरूर गिरा था, सुर्ख खून, हमारे ऊपर जुल्म जरूर किया गया, कत्ल जरूर किया गया, खून जरूर बहाया गया, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी भी कुछ हो सकता है। एंड अ लैम्प, और एक चिराग, मेड बनाया गया ऑफ क्ले, मट्टी से एक चिराग बनाया गया, वाज क्वेंच्ड, और फिर बुझा दिया गया। हमारे अंदर हिम्मत दी गई, ताकत दी गई, लेकिन उसके बाद वो फिर से बुझा दी गई। आई एम हेयर टू टेल यू द स्टोरी, मैं यहाँ पे तुम्हें कहानी बताने के लिए आया, वो कहानी जो तुम पीछे नामुकम्मल छोड़ आए हो, वो कहानी जो तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हें वो कहानी बताने। यहाँ पे राइटर जो पोइट है वो खुद ही बता रहा है कि मैं तुम्हें एक कहानी, हिम्मत देने वाली बात है, हौसला देने वाली बात है कि मैं तुम्हें बताने आया। आई सॉट, मैंने तलाश की, यू तुम्हारी, माई फादर, फादर का मतलब बाप नहीं, लेकिन जो नेटिव्स लोग हैं, जो सकाफत है, जो कल्चर है, जो रवायात है, ये उनसे मुखातब होकर कह रहा है कि मैंने तुम्हारी तलाश की, माय फादर, मेरा सब कुछ मैंने तुम्हारी तलाश की। वॉरियर यूथ, नौजवानों, जंगजू नौजवानों की तलाश की। ऑफ शैडो, जो साय के बने हुए थे, साय का बना हो तो कोई कुछ साय को कह नहीं सकता। एंड ब्रॉन्ज, और तांबे के बने हुए थे। मीन्स के साया के बना हुआ, मट्टी का बना हो या ब्रॉन्ज का बना हो, सख्त धात का, तो कोई बंदा भी तुम्हारे ऊपर जुल्म, तुम्हारा खून नहीं बहा सकता। आई सॉट, मैंने तुम्हारी तलाश की, फ्रॉम द हारमनी, हारमनी कहते हैं हम आहंगी, ऑफ द बफलो, भैंस की आमांगी से मैंने तुम्हारी तलाश की। जो साउथ अमेरिकन का सिंबल है, आइडेंटिटी है, जो उनके लिए मुकद्दस चीज है ना, वो बैफलो, जिस तरह इंडिया वालों के लिए गायें अहम है, इसलिए उनके लिए भैंस जरूरी है। वो कहते हैं मैंने हम आहंग करके जानवरों को मिला के तुम्हारी तलाश की। टू द स्कॉच्ड सैंड्स, मैंने तुम्हारी तलाश कहाँ तक की, स्कॉच्ड सैंड, स्कॉच कहते हैं जुल्म करने वाली, झुलसा देने वाली, सैंड रेत, मैंने जुल्म करने वाली रेत तक तुम्हारी तलाश की। ऑफ द अर्थ लैंड, जमीन के आखिरी हिस्से तक, दुनिया के आखिरी हिस्से तक, जहां तक रेत मेरे ऊपर जुल्म करने वाली थी, मैंने तुम्हारी वहां तक तलाश की। और कहाँ तक तलाश की। टू द मिस्ट, मिस्ट कहते हैं धुंध को भी कहते हैं, बर्फ के बड़े गोले को भी कहते हैं। ऑफ मैसेज, मैसेज कहते हैं भारी, भारी बर्फ के गोले। एंटार्क्टिक लाइट, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की रोशनी से हमें मिलते हैं। अंटार्कटिका अगर आइलैंड देखे तो पूरा का पूरा बर्फ का जमा हुआ है, तो उसके जो बड़े बड़े गोले हैं बर्फ के, वो कहता है कि मैंने तुम्हारी वहां तक तलाशी की। और मैंने तलाशी कहाँ तक की। एंड थ्रो, और मैंने तलाशी की, क्लिफ साइड, पहाड़ी चट्टानों से, पहाड़ी ढलवानों से। फेरेंस, जो बल खाती हुई थी, पहाड़ जो थे बल खाते हुए, उनकी जो ढलवाने थी, मैंने तुम्हारी वहां तक तलाश की। ऑफ सीरेन, लेकिन वो सारे पुरअमन थे, वो सीरेन कहते हैं पुरअमन, पुरसकून में। वेनेजुएलन शेड, वेनेजुएलन जनूबी अफ्रीका का एक मुल्क है, वो बड़ा ही पुरअमन मुल्क है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी यहाँ तक तलाशी की। अब लोगों की हिस्ट्री की, जो उसकी हिस्ट्री खो गई थी साउथ अमेरिका की, तहजीब रवायात जो खो चुकी थी, वो बता रहा है कि मैंने तुम्हारी तलाश कहाँ कहाँ तक की थी। मैंने हर एक दुनिया के कोने के अंदर गया, मैं रेगिस्तान के अंदर गया, मैं पहाड़ों के अंदर गया, मैं ग्लेशियर्स के अंदर गया, मैं अमन वाली जगह गया, मैं जुल्म वाली जगह पे, हर एक जगह पे गया, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हुई। और पर अलबत्ता, इट वॉज यू, ये तुम ही थे, आई सॉट, जिसकी मैंने तलाशी की। अब यहाँ पे एक उम्मीद दी जा रही है कि भाई ये तुम ही तो जिसकी मैंने तलाश की थी। नक्शल ब्लूम, नक्शल इज रिलेटेड टू वेडिंग। नक्शल जो वर्ड है ये शादी के मुतल्लक होता है। जब शादी के हालात दिन गुजर होते हैं तो हर एक बंदे के चेहरे पे बड़ी रौनक होती है, ब्लूम का होता है, ताजगी आती है कि भाई वो तुम ही बंदे हो जिसके चेहरे पे मुझे ताजगी नजर आती है। इंडोमिटेबल, मेन, इंडोमिटेबल का मतलब होता है नाकाबिले शिकस्त, वो चीज जिसको हराया ना जा सके। मेन, मेन वैसे बड़े जानवर को कहते हैं, वो जानवर जिसके गर्दन के ऊपर बाल होते हैं। भाई वो तुम ही हो
जिसके चेहरे से मुझे ताजगी नजर आती है। वो तुम ही हुई हो जो मुझे नाकाबिल शिकस्त नजर आती है। केमन मदर, केमन कहते हैं मगरमच्छ को, छोटा मगरमच्छ, मदर उसकी माँ। मुझे फितरत की माँ तुम नजर आते हो। मेटल डव, मेटल धात, डव फाख्ता, बनावटी फाख्ता, मीन्स के धात की बने हुए फाख्ता। मुझे फितरत में तुम नजर आते हो, मुझे आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर तुम नजर आते हो। आई मैं द इंकन, इंकन कबीले का नाम, जो आपको बताया था कि कोलंबस के डिस्कवर करने से पहले और स्पेनिश के कॉन्क्वेस्ट से पहले वहाँ के जो कबीले थे उनके अंदर एक इंकन कबीला भी था। आई द इंकन, मैं इंकन कौम का फर्द हूँ। फ्रॉम द मायर, मायर कहते हैं दलदल, कीचड़ से। और ये जो कबीला था ये कीचड़ से बिलोंग करता था, मट्टी से बिलोंग करता था। टच द स्टोन, मैंने पत्थर को हाथ लगाया। पत्थर दिल, मीन्स के जब तहजीब खत्म हो जाए, जुबान खत्म हो जाए, रवायात खत्म हो जाए, तो एक इंसान पत्थर का बन जाता है। तो कहता है मैंने ऐसे इंसानों को हाथ लगाया जो पत्थर के बन चुके थे। एंड सेड, और कहा, हु अवेट्स मी, कि मेरा कौन कौन इंतजार कर रहा है। मैं वापस आ गया हूँ, मेरा कौन कौन इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हें जिंदगी देने आ गया हूँ। एंड आई क्लोज माई हैंड, और ये कहने के बाद मैंने अपना हाथ बंद किया। ऑन अ फिस्ट फुल, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी भर, ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी खाली, क्रिस्टल साफ या शफाफ सैंड, रेत। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की, उसके अंदर रेत डाली और रेत आहिस्ता आहिस्ता करके खाली हो गई। रेत डालेंगे हाथ के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता सिरक जाएगी, फिसल जाएगी। वो कहते कि मेरे हाथ से कुछ भी नहीं आया। हमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ किया लेकिन हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। जो चीजें हमने बनाई थी आहिस्ता आहिस्ता वो रेत की तरह फिसलना शुरू हो गई। पर लेकिन थ्रो के जरिए, जिपोटिक फ्लावर, जिपोटिक, इनकी तहजीब के, ज़मीन के जो अपने ही फूल होते हैं, जिस तहजीब के अंदर, जिस कौम के अंदर रह रहा है ना, उनकी तहजीब के जो फूल होते हैं ना उनको ज़ेपोटिक फ्लावर्स कहते हैं। आई वॉक्ड, कि मैं अपनी ही तहजीब की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर से चलना। कुछ देर पहले माजी के अंदर तो ये बहुत खूबसूरत नजर आए, अब देखो मैं उसी फितरत के ऊपर, उसी तहजीब के ऊपर चल रहा हूँ। एंड स्वीट एज डो, और ये तहजीब, ये फ्लावर इतने प्यारे हैं, एज डो, जितनी कि हिरनी प्यारी होती है। वाज द लाइट, और उसकी रोशनी या उसका वजन लाइट होता है। एंड लाइक द ग्रीन आईलिड, एंड लाइक, और इस तरह, अ ग्रीन आईलिड, ग्रीन सबज, आईलिड आंख की पलक, जो आंख की पलक मट्टी से बनी हुई थी उसने रंगत चेंज कर ली, ग्रीन हो गई। इस तरह लोगों के अंदर भी रंगत बदल गई। लोग कुछ और थे, अब कुछ और हो गए। द शेड, और उनके ऊपर साया भी आ गया। माइन, मेरी लैंड, सरजमीन अननेम्ड, अभी भी उसका कुछ नाम नहीं है। सालों साल, सदियों पहले भी उनका कोई नाम नहीं था, अभी उनका कोई नाम नहीं। नॉट अमेरिका, ना अमेरिका, नॉट येट, अभी तक उनका नाम नहीं है। इक्विनॉक्शियल वर्ब, इक्विनॉक्शियल जो वर्ड है ना वो इक्विनॉक्स से निकला है। इक्विनॉक्स क्या होता है कि साल के अंदर जब दिन और रात का जो वक्त है वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये साल में सिर्फ दो मरतबा ही होता है कि जब दिन और रात का वक्त बराबर होता है। वर्ब, वर्ब कहते हैं जोश, कि जब एक चीज बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो उसके अंदर जोश जज्बा आ जाता है। पर्पल्ड स्पेयर, पर्पल जामनी, स्पेयर नेजा जो होता है, जामनी नेजा। जब जामनी नेजा से मुराद खून खराबा, कि जब भाई हम इक्वल होंगे तो हमारे अंदर जोश जज्बा आएगा, लेकिन जब हम खून बहाएंगे तो हमारे अंदर कोई चीज भी बाकी नहीं रहेगी। फ्रॉम अर्थन रूट्स, हम किससे पैदा किए गए हैं? अर्थन रूट से, जमीन की जड़ों से पैदा किए गए। योर फ्रेगनेंस रोज थ्रू मी, अगर तुम जमीन के हो के रहोगे तो तुम्हारी जो खुशबू है मेरे अंदर भी आना शुरू हो जाएगी। टू द कप फ्रॉम विच आई ड्रैंक, और उस कप से भी आएगी जिसके अंदर मैंने कुछ पिया होगा, जिसके साथ, जिसमें मैंने और तुमने साथ बैठ के खाया पिया होगा। मैं भी मट्टी का बना हूं, तुम भी मट्टी के बने। अगर हम इक्वल होंगे तो हर एक चीज हमारे लिए खूबसूरत और खुशबू पैदा करेगी। टू द स्लाइएस्ट, स्लाइएस्ट हल्का सा, अनबॉर्न, अनबॉर्न वो चीज जो अभी तक पैदा ना हुई है। वर्ड, लफज, लेकिन हल्का सा, थोड़ा सा लफज, अल्फाज मेरे अंदर अभी भी बाकी हैं जो कि निकल नहीं रहे, पैदा नहीं हो रहे। स्टिल क्वाइट, वो खामोश हैं, ऑन माई लिप्स, मेरी जुबान पे। लेकिन इसके अलावा और भी अल्फाज है जो मैं कह नहीं पा रहा, जो मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन मैं उस काबिल नहीं कि मैं वो अल्फाज सामने रख सकूं, मैं उस काबिल नहीं कि मैं उन अल्फाज को अपनी जुबान पे ला सकूं। सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज द एमोर अमेरिका। ये एमोर अमेरिका की नज़म थी जिसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफरेंट मैसेजेस दिए गए थे। कुछ नेचुरल ब्यूटी बताई गई, कुछ वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया,
कुछ कॉलोनाइजेशन के बारे में बताया गया, कुछ होप बताई गई, कुछ मैसेज बताया गया कि अगर इस तरह होता तो काश कुछ और होता, और कुछ एंड पे एक ना उम्मीदी सी दिखाई गई कि भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मेरी जुबान के अंदर हिम्मत नहीं, या मेरी जुबान के अंदर इतनी आज़ादी नहीं कि मैं अल्फाज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Have a nice day to all of you.